Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. In this lecture series, we are trying to cover the entire polity syllabus for the Civil Services Examination. और आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो हम कर रहे थे वो. वी आर डूइंग दिस बाय सेक्शन, मतलब एक एक टॉपिक लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इफ यू वांट कि आपको पूरे पीडीएफ मिले, नोट्स मिले, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स. और पूरे हमारे सिंस 2010 मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं, तो वहां से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, बस कंसेप्ट क्लैरिटी डिमांड कर रहा था क्वेश्चन पेपर. तो लेट्स स्टार्ट. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ये क्वेश्चन था 2017 में. सो 4 ऑप्शंस दिए गए थे. Rights are claims of the state against citizens. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of the citizens against the state. Rights are privileges of few citizens against many. तो इसमें से आपको सही जवाब चुनना था. So as you all know कि हम लोग बस मैं आपको यहाँ पे आंसर्स इजीली नहीं दे रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू ऑल. इसके पीछे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. सो आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे और मुझे जो आपके आंसर्स है वो कमेंट्स में आप लिख देंगे. दैट्स हाउ वी कैन लर्न, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद में आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई विल ट्राई टू मेंटेन इट. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the implications of equality in society is the absence. ये questions था 2017 में. मतलब किसकी absence is the implications of equality, whether it is absence of privileges, absence of restraints, absence of competition and absence of ideology. तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन तो इतना नहीं है. इट इज काइंड ऑफ इजियर क्वेश्चन. 2017 में पूछा था. लेट्स ट्राई एंड फाइंडिंग द आंसर आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ इट. ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following are advised by the rights against exploitation in the Constitution of India? क्वेश्चन था 2017 में. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं. Which of the following are the envisaged of the by right against the exploitation? First option है prohibition of traffic in human beings and forced labor. सेकेंड है abolition of untouchability. थर्ड ऑप्शन है protection of interest of minorities. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. हमको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत इजी दिखेंगे, ओके, बट योर रियल स्ट्रगल विल स्टार्ट ऑन दिस. मतलब इस यहाँ का जो पार्ट है A B C and D, यहाँ पे से आपका एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होगा. दिखने में तो ये ऑप्शंस बहुत ईजी लगते हैं, राइट. सो ऑप्शंस क्या है हमारे लिए? 1, 2 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4, मतलब ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से हमको एक ऑप्शन चूज करना है. ऑलराइट, तो आपको इसका जवाब मिलेगा आफ्टर वी आर डन विद द लर्निंग अबाउट द कंसेप्ट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा हमारे लिए कि हम लोग ये पढ़े कि विच आर द फंडामेंटल राइट्स. मतलब हमें डिटेल में बहुत ही इसकी जानकारी होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं? तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Article 17 talks about abolition of untouchability and prohibition of its practice, and Article 18 talks about abolition of titles except military and academic. तो ये सारे जो राइट्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग बाकी के राइट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लर्न देम इन, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. Now speaking about right to freedom which is given in article 19 to 22, which all are the right to freedom? First one talks about article 19 जहाँ पे आपको 6 freedoms दिए गए हैं. First is speech and expression. Second one is speech of मतलब freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, residence and profession. ये दिया गया है article 19 में. Also there is
आर्टिकल जो 19 आर्टिकल 20 जो है, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. Then there is Article 21, which is famous article, which talks about protection of life and personal liberty. Then we have Article 21A, which talks about right to elementary education. And then finally Article 22, which talks about protection against arrest and detention in certain cases. Having said that, let's move on to Article 23 and 24, which talks about right against exploitation. First one is Article 23, which says prohibition of traffic in human beings and forced labor, and Article 24, which talks about prohibition of employment of children in factories. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लर्न कि हम लोग इन डेप्थ यहाँ पे मतलब बहुत ही एनालिसिस नहीं करेंगे. वी विल बी डूइंग इट इन आवर फर्दर लेक्चर्स. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल इन डिटेल. नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28. सो विच ऑल आर द थिंग्स विच आर देयर इन आर्टिकल 25 to 28? When it talks about right to freedom of religion, it also says about freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. It is there in Article 25. Then we have Article 26, which says about freedom to manage religious affairs, which is given in Article 26, and Article 27, which has freedom from payment of taxes for a promotion of any religion. Then we have Article 28, which talks about freedom from attending religious instructions or worship in certain educational institution. We also have cultural and educational rights. We also have right to constitutional remedies, which is Article 32, जिसको कहा जाता है that it is the soul of the Indian Constitution. मतलब fundamental rights का पूरा soul उसको कहा जाता है. Okay. नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको मतलब डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए इन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे. सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स. वो क्या करते हैं, स्टेट को रोकते हैं टू डू सर्टन थिंग्स. वेरेज दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसको हम डीपीएसपीस भी बोलते हैं, दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टन थिंग्स. मतलब कि वो स्टेट्स को कहते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए. बट फंडामेंटल राइट्स क्योंकि वो सिटीजन्स के फायदे में है तो वो स्टेट को बेसिकली प्रोहिबिट करता है, स्टेट के जो पावर्स होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखने जाए तो वो है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, दैट इज दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन. मतलब कि प्रॉपर सिटीजन जो होते हैं देश के वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं अपील करने में कि उनको अगर लगे कि ये एक पर्टिकुलर लॉ है जो कि हमारे राइट्स को वायलेट करता है, देन दे कैन इवन गो टू द एपेक्स कोर्ट डायरेक्टली. But when it comes to DPSPs, they are basically non-justiciable and they are not legally enforceable by the courts for their violation. मतलब कि DPSPs में जो भी मेंशन किए गए हैं वो अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते. The court will not entertain your case. Now speaking about fundamental rights again, third difference मैं आपको बताना चाहूंगी. Basically fundamental rights they aim in establishing political democracy in the country. और अगर हम डीपीएसपीस देखने जाए तो दे एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. फंडामेंटल राइट्स बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेंटेन करता है, बट डीपीएसपीस जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन करने में कोशिश लगी रहती है. कमिंग ऑन टू द फोर्थ डिफरेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव लीगल सैंक्शंस. मैंने आपको कहा था मतलब लीगली आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में आप अपील कर सकते हो, बट डीपीएसपीज दे आर जस्ट देयर एज अ मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस दे हैव. नाउ फंडामेंटल राइट्स दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द citizens, welfare of the individuals, hence they are personal and individualistic. मतलब कि वो each citizen के लिए separately, मतलब कि एक भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट्स में वायलेट हो जाता है तो दे कैन वेरी वेल गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बट व्हेन इट कम्स टू डीपीएसपीज दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस दे आर सोशैरिटेरियन एंड दे आर सोशलिस्टिक. मतलब कि पूरे जो कम्युनिटी है पूरे एरिया के वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए डीपीएसपीज बनाए गए हैं. नाउ स्पीकिंग ऑन टू द सिक्स्थ डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, fundamental rights are not required, they do not require any legislations for their implementations, they are automatically enforced. But when it comes to DPSPs, that is the directive principles, they require legislations for their implementation, they are not automatically enforced.
नाउ स्पीकिंग अबाउट द सेवेंथ जो कि डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ any fundamental rights as unconstitutional and invalid, but when it comes to DPSPs जो कि हमारे directive principles हैं, the courts cannot declare a law violative of any of the directive principles as unconstitutional and invalid, but they can uphold the validity of the law on the ground that मतलब बहुत ही सिंपल से grounds होते हैं, और वो कौन से grounds होते हैं? Basically these are the ground that it was enacted to give effect to the directive, मतलब directive को इफेक्टिव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ये सारे ग्राउंड्स है। ओके, तो चलिए ये तो हम कह सकते हैं कि सिटीजन्स को ये सारे सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं। तो हैव यू ऑल एवर थॉट कि अगर फॉरेनर्स जब भी हमारे कंट्रीज में आते हैं तो उनके लिए कौन कौन से राइट्स होंगे, क्या उनके लिए कोई राइट्स होंगे भी या नहीं? तो वी ऑल्सो हैव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड अबाउट इट फंडामेंटल राइट्स फॉर द फॉरेनर्स। सो फर्स्ट वन आता है आपके लिए फंडामेंटल राइट्स जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होता है। इट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 भी अप्लाई होता है, आर्टिकल 19 भी, एंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 20 हमने बाकी 3 तो पढ़ लिए थे, मतलब आर्टिकल 15, 16, 19 तो हमें पढ़ लिए थे, बट आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 29 जो कि फॉरेनर्स भी इसके सहारे कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। And Article 13 which talks about right of minorities to establish and administer the educational institutions। तो इसके लिए भी फॉरेनर्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हैं इन केस अगर उनको लगे कि वो वायलेट हो गए हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी क्लैरिटी मिल गई होगी। आप पिछले तीनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट्स में लिस्ट डाउन कर सकते हैं। नाउ गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, it gives question number 4 says right to vote and to be elected in India is which of the right। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, बहुत ही इजी है। यू कैन लिस्ट ऑन, मुझे नहीं लगता इसको आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। इन सबसे राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये कौन सा वाला राइट है? फंडामेंटल राइट है क्या, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? सो लिस्ट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Let's move on to our next question. Question number 5. In India, if a religious sect or community is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to? ये क्वेश्चन था 2011 में। तो यहाँ के जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, पीछे भी कहा था कि ऑप्शंस तो यहाँ पे बहुत इजी होंगे आपके लिए, बट जो नीचे वाले जो ऑप्शंस है ना, मतलब 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो आपको पहले क्या, आपको वहां पे मतलब एक ही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं ऐसे इसमें से बाहर आने के लिए, और वो है कि आपको ऑड वन आउट यहाँ पे रिमूव करना है, तभी आप इजी जो प्रॉपर जो करेक्ट आंसर है उसके पीछे आप पहुंच सकते हो। तो ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। It can be established and administer exclusive educational institutions. The President of India automatically nominates a representative of the community of to Lok Sabha. And third option is it can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. So which one of the following statements are correct? मतलब when it comes to religious sector communities given to the status of national minority, what advantages it is entitled to? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लर्न करना चाहिए, एंड दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके अंडर आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मैंने आपको पीछे भी कहा था, इट कम्स अंडर आर्टिकल 29 विच प्रोवाइड्स दैट any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ठीक है, and further no citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste or language। Also, Article 29 grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. However, the Supreme Court held that the scope of the article is not necessarily restricted to minorities only as it is the commonly assumed to be.
This is because of the use of word section of citizens in Article 29 that is included in minorities as well as the majority. Now, Supreme Court also held that the right to conserve the language includes right to agitate for the protection of the language. Hence, the political speeches as promises made for the conservation of the language of a section of citizens does not amount to corrupt practice under the Representation of Peoples Act 1951. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि हम कवर करेंगे हमारे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे एनसीईआरटीज और बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लक्ष्मीकांत. Now, the second concept which we need to learn is right of minorities to establish and administer educational institutions. This has been given in Article 30 में आपके दिया गया है, wherein it says all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Also, under Article 30, it has been confined only to minorities, that is the religious and linguistic, and it does not basically extend to any section of the citizens as under Article 29. However, the term minority has not been defined in anywhere in the Constitution. Minority जो term है वो define नहीं किया गया है हमारे Constitution में, but the right under Article 30 also includes right to minority to impart the education to its children in its own language. Okay, now speaking about हमारा question जो था, the Prime Minister's new 15-point program for minorities is a program launched by Indian government in 2006 for welfare of religious minorities in furtherance of reports by committees such as Sanchar Committee report. So it covers various schemes, initiatives of different ministers or departments, is implemented throughout the country. एंड द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बताती हूँ कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट पॉइंट कवर्स equitable availability of integrated child development services, that is ICDS, equitable availability of integrated child development. Second one is improving access to school and education. Third one is greater resources for teaching Urdu. Fourth one is modernizing madrasa education. Fifth one is scholarships for meritorious students from minority communities. Improving educational infrastructure through Maulana Azad Education Foundation. Self-employment and wage employment for the poor. Upgradation of skill through technical training. Enhanced credit support for economic activities. बाद में recruitment भी आता है state and central services में से. फिर रूरल हाउसेस को जो है वो इक्विटेबल शेयर भी दिया गया है. कंडीशन ऑफ स्लम्स को इम्प्रूव करने में भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी ये भी पॉइंट इंक्लूड किया गया है. देन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स जो कि वायलेंस होते हैं, हमने आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे. देन प्रोसिक्यूशन ऑफ कम्युनल ऑफेंसेस, जो कि कम्युनल ऑफेंसेस ऐसे करते हैं और अगर गिल्टी अगर आप पाए गए जाते हो तो फिर उनका प्रोसिक्यूशन के लिए भी उनके कुछ मेंशन है स्कीम्स. फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स of the communal rights. So these all are some of the points which have been mentioned in the scheme. So I hope आपको explain ये पूरा concept clear हुआ होगा. So you can jot down the answers in the comment below. आते हैं हमारे question number 6 पे. So question number 6 says consider the following right to education. ये सवाल था 2011 में, wherein it spoke about right to education, right to equal access of public services, right to food. Which of the following is a human right or human rights under Universal Declaration of Human Rights? Okay, यहाँ पे थोड़ा सा spelling mistake है, sorry about that. And the options are 1 only, 1 and 2 only, 3 only, and 1, 2 and 3 only. You have to choose the correct answer from below. So in order to find out the answer for this question, let me tell you all the Universal Declaration of Fundamental Rights का क्या मतलब कौन से पूरा concept मैं आपको बताऊंगी और which were the points which are included in it. So basically Universal Declaration of Fundamental Rights was adopted by the UN General Assembly in 1948, and this declaration represents the first international expression of human rights to which all human beings are entitled. It is described as the International Magna Carta. मैं आपको मैग्ना कार्टा का मतलब आपको समझाऊंगी when we will be discussing the fundamental rights. डिटेल में आपसे बताऊंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे. The Declaration of 30 articles
Some of them are right to life, liberty, security, right to judicial remedy, right to a fair trial and public hearing, right to seek asylum, right to privacy and reputation, right to a nationality, right to adequate standard of living for health. ये कुछ points थे, including right to participate in government and equal access to public services and right to social security etc. तो और बीच में भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि राइट टू मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन. सो बेसिकली एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन शैल बी फ्री एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस. मतलब कि अगर आप देखने जाओ तो फर्स्ट टू फोर्थ जो एजुकेशन है या फिर प्राइमरी एजुकेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. एंड अगर फी भी एक्सेस कर ली जाती हो तो बहुत मिनिमल फी एक्सेस की जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेते. और गवर्नमेंट स्कूल्स तो खैर फ्री ही होते हैं. सो एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी होंगी. और जो भी हम अभी फंडामेंटल स्टेजेस में जो एजुकेशन होगा वो भी बहुत ही सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो जाए, सिटीजन्स. एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी करवाया गया है बेसिकली. सो इसका जवाब आपको कमेंट में लिस्ट डाउन करना होगा. आई होप आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मिला होगा, राइट. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर सीरीज. मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.